दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं कि बिहार में अब महागठबंधन टूट गया है। जो पिछले कई दिनों से चल रही खींचतान के बाद शुक्रवार की दोपहर कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने मीडिया से कह दिया है कि कांग्रेस अब आरजेडी के साथ नहीं है। जहां गठबंधन टूट गया है। आपको बता दूं कि कल ही कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल पटना पहुंचे हैं। इससे पहले पटना में पप्पू यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा है कि पार्टी अकेले उपचुनाव लड़ेगी। इस पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने कहा है कि उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है। जब पिछले दिनों सांसद मनोज झा ने कहा था कि ऐसे ही नेता अपनी पार्टी की लुटिया डुबोते हैं। इस बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। जहां पटना में उनकी भक्तचरण दास से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद भक्तचरण दास ने कहा है कि पप्पू यादव के समर्थन से कांग्रेस को चुनाव में मजबूती मिलेगी और अब कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं है, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट गया है। दोस्तों अब बिहार में सलवार कमीज और दुपट्टा लगाकर ही कॉलेज आना होगा। जहां पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए नया ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। जहां बिहार के पटना वीमेंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मिस्टर एम रसीम ने नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि अब छात्रों को सलवार कमीज और दुपट्टा लगाकर ही कॉलेज आना होगा। जहां अक्सर अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले वीमेंस कॉलेज ने एक बार फिर से अपना फरमान जारी कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में कॉलेज की छात्राओं को समस्या हो सकती है और बवाल भी हो सकता है। दरअसल अब पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राएं अपनी मर्जी के ड्रेस कोड में कॉलेज नहीं जा सकेगी, बल्कि उन्हें अब कॉलेज प्रबंधन के अनुसार ड्रेस पहनकर आना अनिवार्य होगा। इस बारे में पटना वीमेंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मिस्टर एम रसीम ने नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि अब छात्राओं को सलवार कमीज और दुपट्टा लगाकर ही कॉलेज आना होगा। दोस्तों भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और बेतुका बयान दिया है, जिसके बाद से उनका बयान सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा है कि मुट्ठी भर लोग ही 4 पहिया वाहनों का उपयोग करते हैं और उन्हें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। बाकी बचे 95% लोगों को पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं होती है। लोगों को 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक मुफ्त में दी गई है। यदि आप यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें का प्रति आय से तुलना करते हैं तो फिर इसकी कीमतें बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी का आप ये वीडियो देखिए। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। दोस्तों किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पूनम पंडित अब कांग्रेस में शामिल हो गई है। जब कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पूनम पंडित ने कहा है कि अब भाजपा और बेटियों के बीच मुकाबला होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूनम पंडित को टिकट भी दे सकती है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि पार्टी 40% महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारेगी। पूनम पंडित किसान आंदोलन से ज्यादा चर्चा में आए हैं। जहां वहीं मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधती थी। जहां उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। पूनम पंडित ने एक बार कहा था कि मैंने मोदी को वोट दिया था, ना कि योगी को या फिर बीजेपी को। पूनम पंडित नेशनल शूटर भी रह चुकी है। उनका घर यूपी के बुलंदशहर में है, जहां वो हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की बाउंसर भी रह चुकी है। जब पूनम पंडित तब चर्चा में आई थी जब उन्हें मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत के मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद वे सत्ता के विरोध में मीडिया के सामने बयान देने लगी। पूनम पंडित ने शूटिंग में नेपाल में गोल्ड मेडल भी जीता था। पूनम पंडित ने यह भी बताया था कि सपना चौधरी के बाउंसर के रूप में नौकरी उन्होंने घर चलाने के लिए की थी।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में पश्चिमी हवाओं ने दस्तक दे दी है। सीमांचल, मिथिलांचल, पटना सहित सभी जिलों में पश्चिमी हवाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे यहां ठंड आने वाली है। जहां खबर के अनुसार दीपावली तक बिहार में ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा। जहां लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े की खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। जहां पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, समस्तीपुर, बिहार शरीफ के बाजारों में ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी बिकने लगे हैं। जहां आपको यह भी बता दो कि बीते 24 घंटे में बिहार के पूर्वी और उत्तरी मध्य भाग के कई जिलों में 1 से 2 स्थानों पर एवं उत्तर पश्चिमी दक्षिण मध्य भाग के कई जिलों में 1 या फिर 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। वहीं अगले 24 घंटे के अंदर सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले के बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। यानी कि इन जिलों में बारिश होने की संभावना नहीं दिख रही है। दोस्तों आपके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बुरी खबर क्या है हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो अगले साल 8 से 10 रुपए और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। जहां अभी बेंचमार्क ब्रेड क्रूड के दाम अभी $85 प्रति बैरल है, जो अगले 3 से 6 महीनों में $100 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। जहां इसके $100 तक पहुंचने पर घरेलू बाजारों में पेट्रोल डीजल वर्तमान की कीमतों से 8 से 10 रुपए प्रति लीटर और महंगे हो जाएंगे। जहां राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे ज्यादा वेट वाले राज्यों में कीमतों में और इजाफा होगा। दरअसल कच्चा तेल $1 प्रति बैरल महंगा होने पर देश में पेट्रोल की कीमत औसतन 55 से 60 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ जाती है। इराक के तेल मंत्री एहसान अब्दुल जब्बारी के मुताबिक अगले साल पहले और दूसरी तिमाही के बीच कच्चा तेल $100 प्रति बैरल का स्तर छू लेगा। दोस्तों बिहार के पानी में आर्सेनिक के बाद यूरेनियम मिला है। एक रिसर्च में यह स्पष्ट पुष्टि हुई है कि बिहार के कई जिलों के पानी में यूरेनियम मौजूद है। यह खतरनाक स्तर तक इस रेडियोधर्मी पदार्थ की मौजूदगी कहीं किसी भयावह खतरे का संकेत तो नहीं है। आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक की मानक से अधिक मात्रा बिहार में, खासकर बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे बसे जिलों के भूजल में पहले से मौजूद है। कई इलाकों के लोग इसका कुप्रभाव भी झेल रहे हैं। यह सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की उपाय भी कर रही है। रिसर्च के दौरान मालूम हुआ है कि बिहार के सुपौल, पटना, सीवान, गोपालगंज, सारण, नवादा और नालंदा जिले के पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से काफी अधिक मिला है। इसके अलावा गया, जहानाबाद तथा औरंगाबाद से भी लिए गए सैंपल में भी यूरेनियम पाया गया है। इस दौरान एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि जहां के पानी में यूरेनियम की मात्रा अधिक थी वहां आर्सेनिक या तो नहीं मिल पाया या फिर कम मिला। इसके उलट जिस सैंपल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा मिली वहां यूरेनियम नहीं मिल पाया। नालंदा, नवादा, सारण, सीवान और गोपालगंज जिले के पानी में आर्सेनिक की मात्रा कभी नहीं मिली। इन जिलों में सैंपल में मानक से अधिक यूरेनियम मिला है। डॉक्टर अशोक घोष कहते हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी हाल ही में बिहार के भूजल में यूरेनियम की मौजूदगी की पुष्टि की है। अब ये रिसर्च का विषय है कि भूजल में यूरेनियम आखिर कहां से आ रहा है। इससे पहले आज तक बिहार के ग्राउंड वाटर में यूरेनियम नहीं पाया गया था। रिसर्च में यह बात लगाने की कोशिश की जाएगी कि जहां यूरेनियम मिला है वहां इसके खदान की तो संभावना नहीं है। जहां गंगा और सोन नदी के तटवर्ती इलाके, खासकर गंगा के दक्षिणी हिस्से में इसकी मात्रा अधिक पाई गई है, वहीं उत्तरी हिस्से में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। दोस्तों बिहार में 6 कंपनियों के एथेनॉल यूनिट लगाए जाएंगे। निकट भविष्य में जल्द ही बिहार के 6 कंपनियों की एथेनॉल यूनिट बिहार में कार्य करेंगे, यानी कि काम करेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में तेल कंपनी द्वारा एथेनॉल उत्पादन की बिडिंग में बिहार के 1 दर्जन से अधिक एथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने वाली कंपनियों ने भाग ली थी, जिसमें बिहार की 6 कंपनियों को तेल कंपनियों ने एथेनॉल खरीद की मंजूरी दे दी है। शुरुआत में 29 कंपनियों ने बिहार में एथेनॉल यूनिट लगाने की रुचि दिखाई थी। दोस्तों अगर आप भी इस त्योहारी सीजन में कहीं यात्रा करने वाले हैं, यात्रा करने की प्लान बना रहे हैं, तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको बता दूं कि अब वेटिंग टिकट पर सफर करने वालों पर रेलवे जुर्माना लगाने वाला है। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और रेलवे ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में यह फिर और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि वेटिंग टिकट पर सफर करने वालों पर भारी जुर्माना रेलवे लगाएगा। रेलवे वेटिंग टिकट पर यात्रा को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और अब रेलवे द्वारा रोजाना वेटिंग टिकट से यात्रा करने वाले लोगों के लिए चेकिंग अभियान चलाई जा रही है, जिसमें 5 से 6 हजार लोग रोज वेटिंग टिकट के साथ पकड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि वेटिंग टिकट पर सफर करने के लिए अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर रेलवे द्वारा आप पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
दोस्तों बिहार सरकार अब प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 3 लाख रुपए देगी। जी हाँ, ये आपके लिए अच्छी खबर है। जब परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 50% या फिर अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ ऐसे प्रखंडों को मिलेगा जहां पर पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर के अलावा एक भी मोटर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है। यानी कि योजना का लाभ प्रदूषण जांच केंद्र विहीन प्रखंडों को मिलेगा। यानी कि जिस प्रखंड में प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है वहां पर मिलेगा। जब परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन देना है। इसके लिए जल्द ही विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापन का प्रकाशन होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन जमा करनी होगी। आवेदन करने वाले अस्थायी निवासी होंगे। दोस्तों दीपावली और छठ पूजा के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जाने वाले लोगों को ट्रेनों में वेटिंग टिकट तक भी नसीब नहीं हो पा रही है। अधिकांश ट्रेनों में 3rd AC और 2nd AC में वेटिंग टिकट मिल रहे हैं, जिसे कंफर्म करवाने के लिए भी यात्री जुगाड़ लगा रहे हैं। कई रेलगाड़ियां ऐसी है जिसमें स्लीपर क्लास में 9 रूम हो चुका है। हालांकि यात्री को राहत देने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने के साथ ही नए ट्रेनों को भी पटरी पर उतारने की योजना में है। दोस्तों केंद्र की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी वेतन में महंगाई भत्ता के तौर पर 3% अधिक राशि मिलेगी। यह पेंशन भोगियों को भी इसी दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। यह वेतन और पेंशन में 3% की बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने जुलाई में ही महंगाई राहत में 11% की बढ़ोतरी की थी। उस समय तक महंगाई भत्ते के रूप में 17% भुगतान किया जा रहा है। दोस्तों सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए पटना सहित देश भर में बैंक क्लर्क की 7858 पदों पर भर्ती निकली है। जो लोग बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं वह इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने पहले बैंक क्लर्क के 7800 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगा था, लेकिन 58 पदों को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी कुल संख्या 7858 हो गई है। योग्यता की बात करें तो अगर आप बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो फिर आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार जिन लोगों की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल हो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो बैंक क्लर्क के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नोटिस को आप पढ़ें। आप आवेदन कैसे करेंगे इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यह वेबसाइट है www.ibps.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों स्मार्ट मीटर पटना शहर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आलम यह है कि बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से बिजली बिल में मनमाना शुल्क वसूल रही है। जब समस्या की शिकायत के लिए 1912 कॉल सेंटर पर फोन किया गया तो फिर वहां भी समस्या समाधान नहीं हो पाया। यह कंपनी ने कुछ उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर के खाते में सितंबर महीने में कुछ रकम भेजी है। जानकारी लेने पर उपभोक्ताओं को बताया गया है कि यह रकम 3% छूट और सब्सिडी मद में जारी की गई है, लेकिन महीने बीतते बीतते ऐसे उपभोक्ताओं के खाते में जमा रकम की कटौती करके हजारों रुपए का माइनस बिल थमाया जा रहा है। KDB लाइव तक ऐसी दर्जनों शिकायतें आई है। एक उपभोक्ता ने बताया है कि उनके खाते में 19 अक्टूबर को 462 रुपए थे जो 21 अक्टूबर को माइनस 2563 रुपए हो गए। इसी प्रकार के एक अन्य उपभोक्ता की बिजली इस वजह से काट दी गई कि उनका बैलेंस माइनस 1050 रुपए हो गया था, जबकि उपभोक्ता के मुताबिक उनके खाते में 200 रुपए से अधिक बचे हुए थे और अचानक 1050 रुपए माइनस का बिल भेज दिया गया और बत्ती काट दी गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। दोस्तों रोजी रोजगार की तलाश एक उम्र के बाद ही होती है। एक उम्र गुजर जाने के बाद लोग रोजगार खोजने के बदले घर में आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। बिहार में इतनी गरीबी है कि बिहार में रोजगार मांगने वालों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है। जहाँ रोजगार मांगने वालों में उनकी संख्या अधिक है जो कभी स्कूल नहीं गए हैं। जब पुरुष और महिलाओं के साथ ही किन्नर भी रोजगार की तलाश में हैं। जब देश में बेरोजगारों को NCS पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा है। जब पंजीकरण के बाद कंपनियों की ओर से जॉब फेयर या फिर रोजगार मेला का आयोजन करके उन्हें रोजगार दिया जाता है। रोजगार मेले में वही शामिल हो सकते हैं जो अपना पंजीकरण
पंजीकरण एनसीएस पोर्टल पर करा चुके होते हैं। इस कारण देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए बेरोजगारों के बीच होड़ मची है। बीते सितंबर महीने तक बिहार के 12,30,018 लोगों ने रोजगार की तलाश में एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया। इनमें 9,85,740 पुरुष तो 2,43,171 महिलाएं हैं। जहां रोजगार के लिए 218 किन्नरों ने पंजीकरण कराया है। रोजगार मांगने वालों में उम्र की तुलना करें तो सबसे अधिक 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे का प्रतिशत है। 18 साल से कम उम्र वाले 82,616 बच्चों ने देश में रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है। इसमें से 12,788 बच्चे बिहार के हैं। 55 से 64 साल के बीच 1,30,949 लोगों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है। इसमें से 3707 बिहार के हैं, जबकि 64 साल से अधिक उम्र वालों में देश के 48,390 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 731 बिहार के हैं। दोस्तों, किशनगंज जिले के बहादुरगंज, टेरागाछ, दिगलबैंक, ठाकुरगंज और कोचाधामन प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ के कहर से आमजन परेशान है। बहादुरगंज प्रखंड के हाट, महेश बतना वार्ड संख्या 8 के 200 से अधिक लोग बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। जहां गिरने के बाद त्राहिमाम कर रहे हैं। जहां कई गाँव में घरों में पानी प्रवेश कर गया है। लोगों ने जान माल की सुरक्षा के लिए अपना घर छोड़कर विस्थापित का जीवन अपना लिया है। सामान और पशुओं के साथ लोगों ने ऊंचे स्थलों पर शरण ले ली है। जहां दर्जनों परिवार महेश बतना के किनारे प्लास्टिक टांग कर रहने लगे हैं। इन विस्थापितों का कहना है कि गांव में रहना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। घरों में बाढ़ का पानी है, सांप कीड़ा का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में जान बचाना ही प्राथमिकता है। दोस्तों, पूर्णिया की रहने वाली रिजवाना खातून ने मेडिकल की पढ़ाई के बीच दहेज प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जी हां, पूर्णिया जिले के छोटे से गांव लतामबाड़ी के छोटे से किसान परिवार की बेटी रिजवाना दहेज के खिलाफ आज 1 साल से मुहिम चला रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। रिजवाना स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान जाती है और छात्र छात्राओं को दहेज नहीं लेने और फिर नहीं देने के लिए शपथ दिलाती है। जहां वह हर छात्र छात्राओं से एक फॉर्म भरवाती है। इतना ही नहीं, वह हर एक को एक पौधा लगाने और फिर धूम्रपान नहीं करने की भी शपथ दिलाती है। यहां रिजवाना खातून कहती हैं कि वो 1 साल से दहेज के खिलाफ मुहिम चला रही है। इस बीच उन्होंने सैकड़ों लोगों को इस अभियान से जोड़ा है। रिजवाना के पढ़ने और इस अभियान को शुरू करने की कहानी साहस से भरी है। यह मेडिकल और नीट की तैयारी के लिए वे कोटा जाना चाहती थी, लेकिन पैसों के अभाव में नहीं जा सकी। जब पूर्णिया में तैयारी करने लगी, खुद से तैयारी की और नीट पास कर लिया। इसी बीच शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे थे, मगर जो भी आता उस पहले दहेज की बात करता और पूछता है कि पिता छोटे किसान है कि बड़े किसान हैं। रिजवाना पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वाले चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। उन्होंने अपनी अम्मी रसीदा खातून से कहा है कि मेरी दहेज के लिए जो जमीन रखी है उसे बेचकर मुझे पढ़ने के लिए पैसे दीजिए। तो घर वाले नाराज हो गए। जब रिजवाना जिद करने लगी तो कहा गया है कि तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना होगा, आगे तुम पैसे नहीं लेगी, क्योंकि हम या तो तुम्हारी शादी के लिए दहेज दे सकते हैं या फिर पढ़ाई के लिए पैसे दे सकते हैं। इस पर रिजवाना कहती है कि उन्होंने स्टाम्प पेपर पर जो भी कहा गया है लिख कर दे दिया है। उसके बाद रूस के किर्गिस्तान में MBBS में दाखिला लिया। यह पहली बार जब वापस आई तो फिर रिश्ते की बात शुरू हुई। इस बार रिश्ते वाले पहले दहेज की नहीं, उनकी पढ़ाई की बात करते थे। लोगों के इस बदले नजरिए से रिजवाना को लगा कि अगर लड़की अपने पे आ जाए तो उसे वो हर चीज हासिल हो सकती है जो वो चाहती है। जब पढ़ने का फायदा अगर उसे मिला है तो दूसरे को भी मिल सकता है। वहीं से उन्होंने बेटी को पढ़ाने के लिए और दहेज के खिलाफ मुहिम शुरू करने की ठानी और हर लड़की से कहने लगी कि अपने माँ बाप से कहो कि जो तुम्हें पैसे दहेज के लिए रखे हैं उसे तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च करें। MBBS की छात्रा रिजवाना खातून कहती हैं कि बेटे को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि हर माँ बाप बेटी को पढ़ाएं। ये इसीलिए भी जरूरी है कि वह 2 घरों को संभालती है। वह कहती है कि हर लड़की को आत्मनिर्भर बनना चाहिए ताकि कोई उसे उसके ससुराल में प्रताड़ित और परेशान नहीं कर सके। उन्होंने देखा है कि जो लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं है वे ससुराल कैसे घुट घुट करके जी रही है। रिजवाना ने पूर्णिया जिले के कई स्कूल और कॉलेजों में जाकर के छात्र छात्राओं को दहेज नहीं लेने और दहेज नहीं देने का शपथ भी दिला चुकी है। इसके अलावा रिजवाना सहरसा और किशनगंज के स्कूल कॉलेजों में यह मुहिम चला चुकी है। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को बीज खरीदने के लिए 80% का अनुदान दिया जाएगा। इसकी जानकारी खुद बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दी है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार में मिनी कट योजना के तहत दलहन एवं तिलहन की फसलों के प्रमाणिक बीज 80% अनुदान पर दिया जाएगा। किसानों को इसका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन देने होंगे।
दोस्तों, दुर्गा पूजा खत्म होने के साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग ने छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। करीब 1400 नदी घाट और 3000 तालाबों को छठ से पहले हफ्ते भर पहले तैयार कर लिया जाएगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही महापर्व छठ को देखते हुए विभाग ने सभी नगर निकायों को दीपावली तक गंगा घाट तैयार कर लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्थानीय तालाब और पोखरों को भी अच्छे से साफ सफाई कराई जाएगी। निकायों को घाटों के आसपास गंदगी फैलाने पर रोक लगाने तथा कचरा इकट्ठा करने को लेकर डस्टबिन की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्थानीय तालाब और पोखरों की भी अच्छे से साफ सफाई कराई जाएगी। निकायों को घाटों के आसपास गंदगी फैलाने पर रोक लगाने तथा कचरा इकट्ठा करने को लेकर डस्टबिन की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के बाद अब पटना के लोगों को डेंगू डराने लगा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पटना में डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं, जिससे डेंगू मरीजों की संख्या 84 हो गई है। खबर के अनुसार पीएमसीएच प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को यहां 11 डेंगू आशंकित मरीजों की जांच की गई। इनमें से 3 डेंगू में डेंगू की पुष्टि हुई है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि पटना में डेंगू मरीज की पहचान होने के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीज के घर के साथ साथ उसके चारों ओर 500 मीटर की परिधि में विशेष फॉगिंग अभियान चलाई जा रही है, ताकि डेंगू मच्छर को मारा जा सके। अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं तो फिर आप सावधानी जरूर बरतें, जहां अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें तथा मच्छरों को बिल्कुल भी पनपने ना दें। रात में मच्छरदानी लगाकर ही सोएं तथा कूलर, एसी आदि का पानी हमेशा बदलते रहें। तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, सिर दर्द, खास तौर पर आंखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द, शरीर पर दाने आदि डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी समस्या होने पर आप तुरंत अपने नजदीक के डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई प्रवासियों की हत्या ने वहां बसे बाहरी लोगों को अपने राज्य वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। यह कश्मीर और आसपास के इलाकों में रह रहे कई बिहारी लोगों ने भी घर लौटना शुरू कर दिया है। वापस लौटने वाले लोगों के चेहरे पर कश्मीर में हो रही घटनाओं का भय साफ देखा जा सकता है। कश्मीर से लौटने वाले प्रवासी मजदूर वहां का माहौल खराब होने का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हमें घाटी में तैनात जवानों ने वापस लौटने की सलाह दी है, जिसके बाद हम अपने राज्य लौट आए हैं। दोस्तों, बिहार में स्कूली बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के चलते कराटे ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कराटे, जी हाँ, मुकाबले में बिहार की बेटियां भी किसी से पीछे नहीं रह सकी। इस वजह से सरकार ये कदम उठा रही है, जिसके तहत 5,34,000 स्कूली छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहां बिहार में 1068 स्कूल चयन कर लिए गए हैं, जिनमें से छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहां बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार पूरे बिहार में 534 ब्लॉक से 2-2 स्कूल का चयन हुआ है। जहां इसमें बिहार के कुल 1068 स्कूल चयनित हुए हैं। इन स्कूलों में छात्रों को कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। जहां इसमें जो स्कूल चयन किए गए हैं उन स्कूलों में ज्यादातर छात्राएं पढ़ती है। जहां स्कूलों में यह प्रशिक्षण छठ पूजा के बाद स्टार्ट कर लिया जाएगा। जहां बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छात्रों को स्कूल में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके तहत 9वीं से 12वीं तक बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये प्रशिक्षण 2 माह तक चलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा है कि आज भारत के वैक्सीनेशन की तुलना दुनिया भर के देशों में हो रही है। इस अभियान की सराहना भी हो रही है। दुनिया के देशों के लिए वैक्सीन की खोज करने में महारत हासिल थी, लेकिन भारत अब तक दुनिया के देशों की बनाई गई वैक्सीन पर निर्भर रहता था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब बड़ी महामारी आई तो कई सवाल उठने लगे। जब सवाल उठा कि क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा, इतना वैक्सीन कैसे भारत मंगवा पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन लगाई है, वो भी मुफ्त फ्री में, बिना कोई पैसे दिए। इसका फायदा यह होगा कि भारत को अन्य देशों की अपेक्षा नहीं कि अन्य देशों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित मानेगी। भारत के फार्मा हब पर दुनिया का विश्वास बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ही लक्ष्य रहा है कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो फिर वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं होगा। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी।
दोस्तों, छुट्टी के दौरान सैनिकों पर हमले को लेकर रक्षा मंत्रालय ने एक स्पष्ट निर्देश जारी किया है। यदि छुट्टी पर गए किसी भी सैनिक पर चरमपंथी या फिर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला होता है और उसमें उसकी जान चली जाती है तो ऐसे मामलों को ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु माना जाएगा या उसी के अनुरूप मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जहां तीनों सेनाओं पर यह आदेश लागू कर दिया गया है। जहां हाल ही में जारी आदेश में कहा गया है कि इसमें अभी तक कई मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जहां यदि कोई भी सैनिक छुट्टी पर अपने घर आया हुआ है या फिर कहीं और भी गया हुआ है, इस दौरान चरमपंथी या फिर असामाजिक तत्वों द्वारा उसे हमले में मार दिया जाता है तो फिर उसे ड्यूटी पर तैनात माना जाएगा। जहां उसके परिजन उसी प्रकार के मुआवजा के हकदार होंगे जो ड्यूटी करने के दौरान मृत्यु होने पर जाते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कटिहार में बड़ा बयान दिया है। तारिक अनवर ने कहा है कि उपचुनाव के बाद बिहार में सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा है कि एनडीए में भी दरार है। चिराग पासवान की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में भी दरार आ गई है, इसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इस उपचुनाव से सरकार गिर जाएगी या फिर बदल जाएगी। अगर एनडीए को हार मिलती है तो फिर मैसेज जरूर जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। तारिक अनवर ने कहा है कि कश्मीर में जघन्य दहशतगर्द हमले गलत है। भारत सरकार गृह मंत्रालय पूरी तरीके से विफल है। कश्मीर में एक बार फिर से दहशतगर्द लौटा है, जिसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। विपक्षी दल के हैसियत से सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार हर क्षेत्र में पीछे है, आखिरी पायदान पर खड़ा है। बिहार में प्रखंड से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता है। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि अफसरों की जो नियुक्ति होती है वह पैसे लेकर की जाती है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए राष्ट्रपति को बुलाया। बिहार के विकास के लिए विशेष मांग को सरकार ने दोहराया नहीं। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी विषय पर बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने बीजेपी के बारे में कहा है कि ये सरकार जनता को डंडे से हाँकना चाहती है। न्यूज 24 चैनल से बातचीत में एंकर ने किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा है कि क्या किसान आंदोलन का कोई हल निकल सकता है। इस पर उन्होंने कहा है कि हम तो कह रहे हैं कि सरकार हमसे बातचीत करे। जो किसानों की फसल आधे दाम पर बिक रही है उसको लेकर एमएसपी कानून बने। राकेश टिकैत ने कहा है कि ये देश कैसे बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर सभी देशवासियों को आगे आना चाहिए। एंकर ने पूछा है कि क्या आप बिना शर्त सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। इस पर राकेश टिकैत ने कहा है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार शर्त लगाकर बातचीत करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपना पक्ष रखें और हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे। बाहर सड़क पर तमाशा क्यों किया जाए, जहां उनके मंत्री आकर कहेंगे कि कानून वापस नहीं होंगी। ये कोई दरोगा है क्या। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में लोकतंत्र है। जब उनसे पूछा गया है कि अगर रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए तो क्या आप सड़क खाली कर देंगे। इस पर राकेश टिकैत ने कहा है कि इस विषय को लेकर हम संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में सलाह ले करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट की बात से सहमत हैं कि रास्ता खुलना चाहिए। केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले ले तो हम सब अपने घर वापस लौट जाएंगे। दोस्तों, पूरे देश में महंगाई चरम पर है। इसे लेकर हर कोई तबाह है। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़ते दाम तो दिख रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही है। महंगाई पर पूरे देश के साथ ही बिहार में सियासत तेज है। फिलहाल बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। इसे लेकर विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रही है। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर तंज कसा है। साथ ही बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी को भी निशाना पर लिया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि टमाटर, कड़वा तेल, सब्जी, भाड़ा, पेट्रोल, डीजल एवं गैस की रिकॉर्ड तोड़ और कमर तोड़ कीमतें बढ़ने पर अब की बार महंगाई पर वार कहने, सुनने, बताने, दिखाने और फिर विश्वास करने वालों को पुरजोर बधाई। दरअसल महंगाई की मुद्दा उठाने के बाद बीजेपी समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ जाते हैं। जहां लालू ने वैसे समर्थकों को निशाने पर लिया है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब की बार महंगाई पर मार का स्लोगन देकर उन्होंने अघोषित रूप से इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ वोट देने की अपील की है। जब लोग मानने लगे हैं कि केवल पेट्रोल और डीजल या फिर गैस के दाम ही नहीं बढ़े हैं, बल्कि उसकी वजह से टमाटर, कड़वा तेल से लेकर सब्जी और भाड़ा तक के दाम भी बढ़ गए हैं। दोस्तों, राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण से जुड़े एक मामले में जेएनयू छात्र शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। जेएनयू के छात्रों को राजद्रोह तथा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जेएनयू छात्र शर्जील इमाम पर आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है।
दोस्तों इस हफ्ते नेपाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद उफनाई नदियां अब धीरे धीरे ही सही शांत होने लगी है। जहां अक्टूबर के महीने में अचानक आई बाढ़ और तेज बारिश ने उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार के जिलों में काफी नुकसान पहुंचाया है। जहां इसके कारण धान की फसल को भारी क्षति पहुंची है। जहां खेतों में पानी भर गए हैं, धान के पौधे खेतों में गिर पड़े हैं, नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान के लिए सरकार मुआवजा देगी। अररिया और किशनगंज जिले के दर्जनों गांव भारी बारिश के कारण बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। खगड़िया में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण संतोष और इटवा जल द्वार को बंद कर दिया गया। यह हरिद्वार जोगबनी रेलखंड पर भी ट्रेनों का परिचालन बुधवार को बाधित रहा। दोस्तों पटना के फुलवारी शरीफ खुलिस्तान मोहल्ला में स्थित एचडीएफसी बैंक को उखाड़कर लूटा गया एटीएम का खाली बक्सा औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पानी से भरे पैन से बरामद किया गया है। जहां थाना अध्यक्ष ने बताया है कि ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर गुरुवार की सुबह सुबह एटीएम का खाली बक्सा पुलिस ने बरामद कर लिया है। फुलवारी थाना प्रभारी रहमान ने बताया है कि अपराधियों द्वारा उखाड़ कर ले भागे गए एटीएम का खाली बक्सा दाऊदनगर इलाके में मिला है। पटना से उखाड़ कर ले भागे एटीएम के खाली बक्से को दाऊदनगर थाना क्षेत्र में बरामद होने की खबर के बाद पुलिस टीम अब इस लूट मामले में औरंगाबाद इलाके के अपराधियों के नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। दोस्तों बिहार विधानसभा की शताब्दी समारोह से गैर हाजिर रहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों उपचुनाव में प्रचार करने के लिए कुशेश्वर स्थान में हैं, जहां वे लगातार सड़क मार्ग से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन यहां की सड़कों के जो हालात हैं उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे दी है कि 16 साल तक सीएम रहने वाले एक बार कुशेश्वर स्थान का सफर सड़क मार्ग से घूमकर देख लें। बिहार में बेहतर सड़क के दावे का भ्रम और कमर दोनों टूट जाएंगे। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को डरपोक तक करार दे दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ज्यादातर हेलीकॉप्टर से चलते हैं क्योंकि वे डरते हैं। बिहार की सड़कें की जो हालात है उसके बाद वे जनता और सच्चाई का सामना कैसे कर पाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुशेश्वर स्थान से जदयू लगातार जीतती रही है, लेकिन यहीं पर विकास के सड़क पर कोई भी काम नहीं हुआ है और सिर्फ हवाई दावे हैं। दोस्तों उपचुनाव में प्रचार करने के लिए दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव से मिलने किन्नर पहुंच गए। अपनी मजबूरी और समस्या को लेकर एक किन्नर सोनकी बड़ी उम्मीद से तेजस्वी यादव से मिलने पहुंची थी। जैसे ही तेजस्वी यादव का काफिला अपने लाव लश्कर के साथ होटल से निकला, किन्नर ने तेजस्वी यादव के काफिले को रोक दिया। जब किन्नर तेजस्वी यादव की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई, जब तेजस्वी यादव से मिलने की जिद करने लगी, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उन्हें धक्के मारकर अलग कर दिया। हालांकि किन्नर के हाथ में 200 रुपए की बख्शिश के रूप में रख दिया। किन्नर के साथ जब ये सब हो रहा था तो तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जहां उन्होंने किन्नर से मिलने की जरूरत भी नहीं समझी। इससे नाराज किन्नरों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां एक किन्नर चंपा जिसका नाम है, उन्होंने कहा है कि वे लोग मांग कर अपना भरण पोषण करते हैं। ऐसे में हम अपनी समस्या तेजस्वी यादव के पास रखने के लिए आए थे, उनको आशीर्वाद देने आए थे, लेकिन उनसे ना मुलाकात हुई और ना ही कोई बात हुई। चंपा किन्नर ने तेजस्वी यादव को घमंडी बताते हुए कहा कि उनके लिए मैंने माला लाए थे उनको पहनाने के लिए, वो भी नहीं लिया और गाड़ी पर फेंक दिया। जब बड़ी दूर से बड़ी उम्मीद के साथ लाए थे आशीर्वाद देने ताकि ये मुख्यमंत्री बने, उनके घर खुशियों की बौछार हो, लेकिन मुझे 200 रुपए देकर के निकल गए। गुस्से भरे लहजे में चंपा किन्नर ने कहा कि आज के जमाने में तो 200 तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं लेते। अपनी नाराजगी जताते हुए चंपा किन्नर ने गीत गुनगुना करके कहा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।